अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमजेडएम टीवी में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है जो मैं आपके लिए लाया हूँ। वो टॉपिक है कि हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो इंटरनेट कैसे काम करता है, इस इंटरनेट का मालिक कौन है, हम इंटरनेट पर दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हों, हम इंटरनेट पर एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, उसका क्या मेथड है। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर हाजिर खिदमत में हुआ हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दुनिया की कुल आबादी का 2/3 यानी कि तकरीबन 5 अरब से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और जो हम इंटरनेट पर इस वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उसको दुनिया में सबसे तेज तरीन पैगाम रसाई का सोर्स समझा जाता है। एक सर्वे के मुताबिक इंटरनेट पर कुल आबादी जो है वो तकरीबन वेबसाइट की 2 अरब से ज़्यादा है, जो कि तमाम यूजर्स को मालूमात या एक दूसरे से कनेक्टेड किए हुए हैं। लेकिन क्या अभी हमने कभी सोचा है कि ये इंटरनेट कैसे काम करता है, कैसे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कैसे ये 2 अरब वेबसाइट जो हैं वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, और इंटरनेट का मालिक कौन है और कौन इस पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा है और कैसे हैंडल कर रहा है। तो इस तरह के तमाम सवालात और उसके जवाब जो हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मिलेंगे। दोस्तों, इस वक्त जो इंटरनेट की जो दुनिया है, जो इस वक्त हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके पीछे जो एक नेटवर्क है वो लाखों करोड़ों कंप्यूटर का एक मजमुआ है जो इसके पीछे काम कर रहा है, जो कि मुख्तलिफ लेयर्स की शक्ल में इस नेटवर्क के साथ मुंसलिक है। और आज के दौर में दुनिया का हर इंसान, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, ऑलमोस्ट सब लोग जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे हम ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, चाहे हम ऑनलाइन काम करते हैं, सब काम जो है वो इंटरनेट की बदौलत ही हम कर सकते हैं। इंटरनेट पर कोई भी चीज़ हम जब यूज़ करते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वेबसाइट होती है। ऑनलाइन गेमिंग खेलनी हो, हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना हो, हमने ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, तो उसके लिए सब के लिए एक मखसूस वेबसाइट होती है। जैसा कि अब सोशल मीडिया की ही एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं जिसमें फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया या लिंक्डइन हो गया, या इस तरह की और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि सोशल मीडिया के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं, उन सब का एक स्पेसिफिक एड्रेस है। जैसे फेसबुक का www.facebook.com, ट्विटर का twitter.com, इसी तरह सबका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जिसके थ्रू हम उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पर हम जाकर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वेबसाइट का नाम कैसे हासिल किया जाता है, इस वेबसाइट का नाम कौन इशू करता है, इस वेबसाइट के नामों को कौन कंट्रोल करता है, तो इन तमाम सवालात को जानना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त एमजेडएम टीवी पर आप जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये यूट्यूब या गूगल के डाटा सेंटर में हार्ड डिस्क में मौजूद है, सेव है, जो कि इस वक्त आपसे लाखों करोड़ों मील दूर भी हो सकता है। और इस वीडियो का सफ़र जो कि हम अपने मोबाइल पर या आप अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो डाटा सेंटर गूगल या यूट्यूब में सेव है, इतनी दूर से हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर कैसे फौरी तौर पर पहुंच जाता है, ये एक नहायत ही दिलचस्प और नाकाबिले यकीन सफर है। इंटरनेट पर कोई भी चीज, कोई भी वीडियो, कोई भी फोटो, जो कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम तक पहुंचती है वो डाटा सेंटर के अंदर या जो कि सर्वर होता है उसके अंदर हार्ड डिस्क यानी SSD डिवाइस ड्राइव में सेव होता है। SSD हार्ड ड्राइव सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है जो कि हमारे लैपटॉप की हार्ड ड्राइव की तरह डाटा सेंटर में मौजूद बहुत ही ताकतवर सर्वर के अंदर महफूज होता है। और सर्वर जो होता है वो हम जो भी इंटरनेट यूज़ करता है उसकी दरख्वास्त के मुताबिक कोई भी डाटा, कोई भी वीडियो या कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो उस तक प्रोवाइड करना सर्वर का काम होता है। अब सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि कोई भी डाटा जो कि सर्वर के अंदर महफूज होता है वो यूज़र की मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन तक कैसे पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीक़ाकार को समझने के लिए सबसे पहले हम IP एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल को समझते हैं। बहुत सारे दोस्तों को मालूम होगा कि कोई भी डिवाइस, चाहे वो मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है या कोई भी डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, वो एक IP एड्रेस के थ्रू कनेक्टेड होती है।
और ये आईपी एड्रेस ही उस डिवाइस, लैपटॉप या कंप्यूटर की पहचान होती है। जैसा कि कोई भी हमारे घर का पता, जैसे हम कोई भी डॉग के थ्रू हम कोई भी पार्सल मंगवाते हैं, तो वो स्पेसिफिक हमारा एक घर का एड्रेस होता है जिसके ऊपर हमारा पार्सल या हमारी कोई भी डॉग जो है वो पहुंचती है। सेम इसी तरह ही आईपी एड्रेस जो है वो हर डिवाइस के लिए एक शिपिंग एड्रेस के तौर पर इस्तेमाल होता है, और यूजर कोई भी रिक्वेस्ट करता है वो सेम उसी आईपी एड्रेस के ऊपर ही जो सर्वर है वो उस तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। और हमारे मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप का आईपी एड्रेस जो है होता है वो हम जिस कंपनी का नेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका सर्वर हमें वो प्रोवाइड करता है, और इसी तरह उस सर्वर का भी अपना एक आईपी एड्रेस होता है। तो दोस्तों, इस नंबरों के कॉम्बिनेशन यानी आईपी को याद रखना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस मसले के हल के लिए वेबसाइट का नेम बनाया गया, यानी कि डोमेन नेम, जैसे कि www.youtube.com या www.facebook.com से नेम बनाया गया जिनको डोमेन कहा जाता है, और ये तमाम डोमेन नेम जो हैं वो आईपी एड्रेस के साथ मुंसलिक होते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि सर्वर को हमारे डोमेन नेम यानी कि वेबसाइट एड्रेस के नाम के साथ जो है हमारे आईपी एड्रेस कहाँ से मिलते हैं, वो कहाँ से ये डाटा हासिल करता है। तो इस मकसद के लिए डीएनएस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक फ़ोन बुक की तरह होती है। सेम उसी तरह जिस तरह हमारे मोबाइल में किसी भी शख्स का नंबर या किसी भी हमारे दोस्त का नंबर जो है या फैमिली फ्रेंड्स का किसी भी का भी नंबर जो है वो हम किसी भी नेम के साथ सेव कर लेते हैं, और बवक्त ज़रूरत हम उस नाम को सर्च कर वो नंबर डायल कर लेते हैं। हालांकि हमारे फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं, हम सब नंबर्स को याद नहीं रख सकते, लेकिन उसके ऊपर जो है हमने नाम सेव किया होता है, हम उस नाम को सर्च कर उस नंबर को डायल कर लेते हैं। सेम इसी तरह सर्वर जो है वो भी डोमेन नेम के साथ आईपी एड्रेस को मुंसलिक करके मतलूबा जो डोमेन नेम ओपन कर देता है। इन शॉर्ट ये कि हम जब कंप्यूटर पर कोई भी हम वेबसाइट का नाम जब हम इंटर करते हैं, जैसे कि facebook.com, youtube.com, हम जब इंटर करते हैं तो जो ब्राउज़र हमारा है वो डीएनएस सिस्टम को आईपी एड्रेस हासिल करने की दरख्वास्त भेज देता है, और जैसे ही उसको आईपी एड्रेस मिलता है तो हमारा ब्राउज़र जो है वो आईपी एड्रेस से रिलेटेड डाटा हासिल करने के लिए जो मुतलका सर्वर है वो उसको वो आईपी एड्रेस भेज देता है, और वो आईपी एड्रेस पर जो डाटा सेव होता है वो हमारे ब्राउज़र तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि ये डोमेन नेम जो है वो कौन असाइन करता है, ये डोमेन नेम सब के अंदर बराबर को कौन तकसीम करता है। यहाँ पर आप सबको मालूम होगा कि एक डोमेन नेम के ऊपर यानी कि एक नाम के ऊपर एक ही वेबसाइट होती है। इंटरनेट की दुनिया में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक नाम के ऊपर 2 या 3 वेबसाइट मौजूद हों। जैसा कि फेसबुक अगर हम लिखेंगे तो सिर्फ जस्ट फेसबुक की ओपन होगी, फेसबुक के ऊपर कोई और जो है वेबसाइट वो ओपन नहीं हो सकती। ये फेसबुक जो है वो सिर्फ फेसबुक के लिए ही अलॉट हुआ डोमेन नेम है। कोई तो होगा वो जो इस सारे नाम को जो मैनेज करता होगा या कंट्रोल करता होगा। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, कोई भी वेबसाइट जो होती है वो 2 हिस्सों पर तकसीम होती है, एक टॉप लेवल डोमेन नेम और एक डोमेन नेम। मिसाल के तौर पर www.youtube.com जो है उसमें YouTube जो है वो डोमेन नेम है, और .com जो है वो टॉप लेवल डोमेन नेम है। दोस्तों, हम जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमें उसके लिए उसका जो नाम है यानी कि जो डोमेन नेम है वो हमें रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, और डोमेन नेम रजिस्टर करने के बाद अब उसके अंदर हमें कोई भी डाटा जो हमने सेव करना होता है, कोई भी वीडियोस, कोई भी ब्लॉग्स, कोई भी फोटोज, तो उसके लिए हमें स्पेस दरकार होती है, जो स्पेस हमें सर्वर फराहम करता है। मिसाल के तौर के ऊपर जैसा कि हम कोई भी शॉप लेते हैं, शॉप का हमने कोई भी नाम रख लिया, रजिस्टर्ड कर लिया उसको। शॉप का नाम रजिस्टर्ड करने के बाद हमें स्पेस दरकार होती है, हमें किसी भी मार्केट में या किसी भी जगह के ऊपर हमें ज़मीन का कुछ हिस्सा दरकार होता है जिसके अंदर हम जो है अपना कोई भी सामान हम रख कर हम उसको आगे सेल कर सकते हैं, या हम लोगों को दिखा सकते हैं कि हमारे पास ये सामान या ये डाटा मौजूद है। सेम इसी तरह डोमेन नेम रजिस्टर करने के बाद हमें स्पेस चाहिए होती है जिसके अंदर हम अपना डाटा जो किसी भी शक्ल में हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर, कोई वीडियोस, कोई फोटोज या कोई भी ब्लॉग्स वगैरह, किसी भी किस्म का डाटा जो है हमें वो सेव करने के लिए स्पेस दरकार होती है, जो कि हमें वो स्पेस सर्वर फराहम करता है। और सर्वर में हम जो स्पेस लेते हैं उसको होस्टिंग कहा जाता है। तो दोस्तों, कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो हमें होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। तो दोस्तों, डोमेन नेम को रजिस्टर या उसको मैनेज जो इदारा करता है वो ICANN यानी कि ICANN है। ICANN यानी कि इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स का
इंटरनेट की दुनिया में बहुत अहम किरदार है। आईकैन ये डिसाइड करता है कि कौन कौन सी डोमेन जो है वो टॉप लेवल डोमेन हो सकती हैं। टॉप लेवल डोमेन के लिए बाकायदा बिडिंग होती है और जो कंपनी टॉप लेवल डोमेन परचेज करती हैं उन्हें रजिस्ट्रीज कहा जाता है। अब मिसाल के तौर के ऊपर हम जो भी वेबसाइट यूज करते हैं वो सबसे ज्यादा जो है .com की टॉप लेवल डोमेन के ऊपर है और .com जो टॉप लेवल डोमेन है वो वेरीसाइन कंपनी की मलकियत है। टॉप लेवल डोमेन के बाद जो दूसरा स्टेप है वो है रजिस्ट्रार का, जैसा कि godaddy.com, hostinger.com, जो और भी कुछ नेम्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। आईकैन अपने इन वेरीफाइड रजिस्ट्रार के जरिए डोमेन नेम सिस्टम को मैनेज करता है। रजिस्ट्रार जो होते हैं वो टॉप लेवल डोमेन के खुद ऑनर तो नहीं होते, लेकिन आईकैन की तरफ से इनको अथॉरिटी दी जाती है कि वो कोई भी डोमेन नेम जो आप परचेज करना चाहते हैं उसको ये रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह डोमेन नेम की तरह जो है आईपी एड्रेस का मैनेज करने का सिस्टम जो है वो IANA यानी कि इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी के पास है। यह भी आईकैन की तरह का ही एक इदारा है और उसी के तहत काम करता है। तो दोस्तों इंटरनेट को इस तरह मुनज़्ज़म तरीके से चलाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी सार्फ की, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद है, उसकी बनाई हुई वेबसाइट पूरी दुनिया में, चाहे बनाने वाला दुनिया के एक कोने में है और उसको ओपन करने वाला दुनिया के दूसरे कोने में है, उसको बआसानी तरीके से ओपन कर सके। और ये तभी मुमकिन होता है जब आपकी वेबसाइट का एक ही नेम और एक ही आईपी एड्रेस हो, और इंटरनेट की दुनिया में डुप्लीकेट नेम और आईपी एड्रेस इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों इस तरीके से लगता है कि आईकैन ही पूरी दुनिया में इंटरनेट का मालिक है, जो कि वेबसाइट नेम्स को या फिर आईपी एड्रेस को या फिर इंटरनेट की कोई भी ट्रैफिक को जो है वो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। जबकि यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि ऐसा नहीं है। आईकैन एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जरूर है, लेकिन इंटरनेट एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है और इंटरनेट एक बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क का मजमूआ है और ये सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। कोई भी कंप्यूटर जो इंटरनेट सिस्टम के साथ मुंसलिक है वो एक नेटवर्क बनाता है और हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है और इस तरह एक नेटवर्क क्रिएट होता है। सो इस तरह ये कहा जा सकता है कि कोई भी इंटरनेट का मालिक नहीं है, लेकिन हर कोई इंटरनेट का मालिक है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम डाटा ट्रांसमिशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि पूरी दुनिया में डाटा ट्रांसमिशन कैसे होती है, कैसे इंफॉर्मेशन जो है वो एक सारिफ से दूसरे सारिफ की तरफ ट्रांसमिट की जाती है। डाटा ट्रांसमिशन का एक सबसे आसान तरीका जो है वो सैटेलाइट के थ्रू है। कोई भी सर्वर एक एंटीना के जरिए डाटा जो है वो सैटेलाइट पर भेजता है और सैटेलाइट जो है वो डाटा सारिफ के मोबाइल या किसी भी डिवाइस पर उसके करीब मौजूद एंटीना के थ्रू उसकी मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर डाटा ट्रांसफर कर देता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँगा कि ये तरीका जो है वो इतना ज़्यादा मौजू नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट जो है वो हमारी ज़मीन से खला में बहुत ज़्यादा दूर यानी तकरीबन अराउंड 36,000 किलोमीटर के फासले पर मौजूद होता है और उसके बाद जो है हमारी ज़मीन में मौसमियाती तब्दीली की वजह से डाटा ट्रांसमिशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और ये ताख़ीर काफ़ी सारी वेबसाइट्स या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के लिए नाकाबिले कबूल है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सैटेलाइट के थ्रू पॉसिबल नहीं है या कारआमद नहीं है, तो ये डाटा ट्रांसमिट हमारी पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ हम कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे डाटा ट्रांसमिट होता है। तो चलिए इस पर भी हम बात करते हैं। तो दोस्तों दुनिया में डाटा ट्रांसमिशन के निज़ाम को बेहतरीन बनाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का एक जाल मौजूद है, जिसमें लाइट पल्सेस के थ्रू डाटा की ट्रांसमिशन होती है। दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर का ये निज़ाम 3 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड है, जिन्हें टीयर्स कहा जाता है। टीयर 1 पर दुनिया के तमाम बड़े आज़म और ममालिक को आपस में मिलाया गया है और इस मकसद के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स को ज़ेरे ज़मीन समुंदर या फिर दुश्वार गुजार पहाड़ों के अंदर बिछाया जाता है। तो दोस्तों टीयर 1 के जो मशहूर ISPs हैं वो हैं AT&T, NTT, वेरिज़ॉन और TATA कम्युनिकेशंस हैं। तो दोस्तों ये जो टायर 1 है ये तमाम मुल्कों को आपस में एक दूसरे से मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों टायर 2 जो है वो किसी भी कंट्री के अंदर डाटा की रसाई जो है वो एक शहर से दूसरे शहर तक मुंतकिल करने को, उस निज़ाम को टायर 2 कहा जाता है। उसके बाद थर्ड लेवल जो है वो टीयर 3 का है, जो किसी भी इलाके के मखसूस सार्फिन को आपस में मिलाता है।
और ये तमाम टीयर्स आपस में एक जाल की सूरत में कनेक्टेड होते हैं, जो कि पूरी दुनिया में एक जाल की शक्ल में मौजूद होते हैं और सबको आपस में कनेक्टेड रखते हैं। तो दोस्तों आखिर में हम बात करते हैं हमारे मोबाइल डिवाइसेस की। हमारा मोबाइल डिवाइस तो किसी भी वायर के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हम मोबाइल डिवाइस पर जो है वो, चाहे हम वो मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं या किसी भी वाईफाई डिवाइस के साथ हम कनेक्टेड हों, तो उसके थ्रू हम जो है इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसका तरीक़ाकार क्या है, चलिए अब इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। तो दोस्तों इस सूरत में डाटा को सिग्नल या ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो है सबसे पहले मोबाइल टावर को भेजा जाता है। उसके बाद मोबाइल टावर जो है वो इस डाटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके इसको हमारे सेल फोन, अगर हम अपना डाटा यूज़ कर रहे हैं तो हमारे सेल फोन के पर भेजता है, या अगर हम इंटरनेट पर वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हैं हमारी किसी भी वाईफाई डिवाइस के साथ, तो वो इस डाटा को हमारे वाईफाई डिवाइस पर भेजता है। तो दोस्तों इस तरह हम दुनिया के तमाम सार्फिन जो है वो किसी न किसी तरीके से फाइबर ऑप्टिकल के इस वसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं, और इस नेटवर्क में ऑप्टिकल फाइबर के जरिए डाटा को पैकेट की सूरत में भेजा जाता है, और इस डाटा को भेजने के लिए मुख्तलिफ प्रोटोकॉल को इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सारी मालूमात मिली होंगी कि इस पूरी दुनिया में इंटरनेट की रसाई कैसे मुमकिन है, उसको कौन कौन मैनेज करता है, और कैसे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर किसी को कोई भी किसी किस्म का कोई सवाल है तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में मुझे पूछे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसको उसके सवाल के मुताबिक मैं जवाब दे सकूं। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में दोबारा किसी न किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।